नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक होंगे और हमारे इस वीडियो का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। आज हम 9वीं कक्षा की किताब लोकतांत्रिक राजनीति के दूसरे अध्याय संविधान निर्माण को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने यह जाना था कि दक्षिणी अफ्रीका में आज़ादी से पहले क्या स्थिति थी और वहाँ संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और हमने यह भी जाना था कि संविधान किसी भी देश की ज़रूरत हो सकता है, पर लोकतंत्र में संविधान का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि संविधान ही नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके काम करने के तौर तरीकों को निर्धारित करता है। आज के इस वीडियो में हम भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से पढ़ेंगे, यानी संविधान कैसे बना और किन-किन लोगों ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई, और साथ ही हम संविधान से जुड़े कुछ मौलिक विचारों और मूल्यों पर चर्चा भी करेंगे। बच्चों, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे देश के संविधान को बनने में कितना समय लगा होगा? जानना चाहोगे? हमारे देश का संविधान 2 साल 11 महीने और 17 दिनों में बनकर तैयार हुआ, और संविधान निर्माण की यह प्रक्रिया देश के आज़ाद होने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। बच्चों, दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत मुश्किल हालातों में बना। भारत जैसे विविधता वाले देश में संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की त्रासदी से गुजरा था। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दिल दहला देने वाला अनुभव था। बंटवारे से जुड़ी हिंसा में कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। देश की रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी में भी मिलने या स्वतंत्र रहने की पूरी आज़ादी थी, परंतु यह बहुत मुश्किल और दुविधापूर्ण काम था, यानी कुछ भी स्पष्ट नहीं था। तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना कि आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंता थी। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिणी अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के वक्त ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसा भारत में नहीं हुआ, क्योंकि भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकतर बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ विदेशी ताकत के खिलाफ संघर्ष ही नहीं था, बल्कि यह अपने समाज को फिर से जगाने, यानी समाज और राजनीति को नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी अलग-अलग विचार थे। हाँ, बुनियादी विचारों पर लगभग सभी सहमत थे। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। इसमें वयस्कों को मताधिकार देने, समानता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना से पहले ही बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई राजनीतिक संस्थाओं ने भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद की। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे,
चाहे इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव बाद में बहुत काम आया। भारतीय संविधान में उस समय की कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को लगभग उसी रूप अपना लिया, जैसे कि 1935 का भारत सरकार का कानून। इसके साथ ही आजादी के बाद भारत का क्या स्वरूप होना चाहिए, इसे लेकर सालों पहले ही चिंतन और बहस चलती रही। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्होंने बाहर के विचारों और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपना लिया। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को काफी प्रभावित किया था और वे ऐसी व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे जो आर्थिक और सामाजिक समता पर आधारित हो। लेकिन बच्चों, हमारे नेता दूसरों की सिर्फ नकल ही नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह ध्यान रखते थे कि जो चीजें वह अपनाना चाहते हैं, क्या वो भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इस तरह कई कारकों ने हमारे देश का संविधान बनाने में मदद की। अब सवाल है कि भारत का संविधान किसने बनाया? तो बच्चों, इस काम के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा, जो संविधान को लिखने का काम करती है। संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए और संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके बाद देश का बंटवारा हो गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब सवाल यह है कि इस सभा द्वारा बनाए 70 साल पुराने संविधान को हम क्यों मानते हैं? तो इसका उत्तर है कि संविधान सिर्फ संविधान सभा के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को भी व्यक्त करता है। और यही कारण है कि इतने सालों बाद भी किसी भी बड़े राजनीतिक दल ने संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया है, और यह बहुत बड़ी बात है। हाँ, कुछ सामाजिक समूहों द्वारा इसके कुछ प्रावधानों पर सवाल जरूर उठाए गए हैं। जानते हो बच्चों, दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में लिखी गई बातों पर वहां के सभी सामाजिक समूह या राजनीतिक दल सहमत नहीं थे। कई देशों में संविधान है, पर वह किसी भी अन्य किताब की तरह सिर्फ एक दस्तावेज है, उस पर अमल नहीं किया जाता। पर हमारे संविधान की बात ही अलग है। जिस तरह से संविधान को मानने का एक और कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व ही कर रही थी, क्योंकि इसका चुनाव प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था, जो कि जनता द्वारा ही चुने गए थे। और इस तरह देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। यही नहीं, इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। कई सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। जिस तरह से संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। सबसे पहले बुनियादी नियम बनाए गए और उन पर सबकी सहमति ली गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। प्रारूप यानी किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप। संविधान की प्रत्येक धारा पर कई कई दौर में चर्चा हुई। धारा होती है बच्चों किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुआ, यानी उनमें बदलाव के बारे में सोचा गया। 3 वर्षों में कुछ 144 दिनों की गंभीर चर्चा के बाद सभा में हुई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और इस रिकॉर्ड को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 खंडों में प्रकाशित किया गया। इन बहसों के आधार पर हम हर प्रावधान के पीछे के तर्क और सोच को समझ सकते हैं। इनका उपयोग संविधान की व्याख्या करने के लिए भी होता है। तो बच्चों, ये तो थी संविधान बनने की कहानी। बच्चों, अब मैं आपको एक काम देना चाहती हूँ। आपको अपने दादा दादी या नाना नानी या किसी बुजुर्ग से बात करके पता लगाना है कि क्या उन्हें आजादी, बंटवारे या संविधान के बनने को लेकर कुछ याद है। उस समय उनके मन में क्या डर थे, नई सरकार से क्या उम्मीदें थी। मुझे विश्वास है आप यह जरूर करोगे। और अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई और स्वतंत्र भारत की नई सरकार का हिस्सा बने। बच्चों, यह तस्वीर है वल्लभ भाई झावर भाई पटेल की। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। यह अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। यह पेशे से पहले वकील थे। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। दूसरी तस्वीर है सरोजनी नायडू की। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। यह एक कवयित्री, लेखिका और राजनैतिक कार्यकर्ता थी। यह बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। अगली तस्वीर है अबुल कलाम आजाद की। यह एक लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। इन्होंने मुसलमानों की अलगाववादी राजनीति का विरोध किया। यह पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने। अगली तस्वीर है टी कृष्णामाचारी की। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ। वह प्रारूप कमेटी के सदस्य थे। बाद में वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने। अब हम देख रहे हैं श्री राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर। इनका जन्म बिहार में हुआ। वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बाद में वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अब हम देख रहे हैं H.C. मुखर्जी की तस्वीर। इनका जन्म बंगाल में हुआ। यह संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। बाद में यह बंगाल के राज्यपाल बने। यह तस्वीर है बलदेव सिंह की। इनका जन्म हरियाणा में हुआ। यह संविधान सभा के सदस्य थे। बाद में वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने। अगली तस्वीर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। यह अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। इनको तो आप पहचानते ही होंगे। यह हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। यह प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में यह कानून मंत्री बने। और यह तस्वीर है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। बच्चों, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के दर्शन की, यानी इसके बुनियादी मूल्यों की, और जानने की कोशिश करते हैं कि वे कौन से विचार हैं जो संविधान को दिशा देते हैं। यह काम हम अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर भी समझ सकते हैं, पर संविधान खुद भी अपने दर्शन के बारे में बहुत कुछ कहता है। वो कैसे? आइए देखें।
बच्चों, संविधान की प्रस्तावना यह काम करती है। प्रस्तावना यानी जिससे संविधान की शुरुआत होती है। दुनिया के अधिकांश देश संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से करते हैं। हमने पिछले वीडियो में दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी, याद आया? जिसमें श्री नेल्सन मंडेला ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें सभी मिलजुल कर रहें, सभी को समान अधिकार हों, किसी के साथ भेदभाव ना हो। महात्मा गांधी की भी हमारे संविधान से कुछ ऐसी ही अपेक्षाएं थी। चाहे वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर सभा के कई सदस्य उनके विचारों से सहमत थे। महात्मा गांधी ने 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखा था, मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हों। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ऐसा ही भेदभाव मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई। वह समाज में असमानता को दूर करना चाहते थे, पर इस बारे में उनके विचार अलग थे। संविधान सभा में दिए गए अपने आखिरी भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बड़े साफ शब्दों में व्यक्त किया था। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। और अब बच्चों, मैं आपको एक ऐतिहासिक क्षण से रूबरू कराने जा रही हूँ और दिखाने जा रही हूँ एक वीडियो, जिसमें आप अपने देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के उस प्रसिद्ध भाषण को सुनेंगे जो उन्होंने 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय संविधान सभा में दिया था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण सुनने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे संविधान में किन मौलिक विचारों को सम्मिलित किया गया था। इसमें वही मूल्य शामिल थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी थी और आजादी की लड़ाई के दौरान जिन्हें परख लिया गया था। आइए अब हम अपने संविधान की प्रस्तावना को देखें। इसे उद्देशिका भी कहते हैं क्योंकि यह संविधान के उद्देश्यों को दर्शाती है। यह प्रस्तावना
लोकतंत्र पर लिखी एक कविता सी लगती है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन सा कानून, कौन सा फैसला अच्छा है और कौन सा बुरा। आइए इसे पढ़ें और इसमें आए हर महत्वपूर्ण वाक्य और शब्द का मतलब समझने की कोशिश करें। आओ सबसे पहले हम पहले वाक्य का अर्थ समझते हैं। हम भारत के लोग, भारत को। इसका अर्थ है कि भारत के संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। अगला शब्द है प्रभुत्व संपन्न, यानी लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। अगला शब्द है समाजवादी, यानी समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हों। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष, यानी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। आगे है लोकतंत्रात्मक, यानी सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। अगला शब्द है गणराज्य, यानी शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। अगला शब्द है न्याय, जिसका अर्थ है नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर है स्वतंत्रता, यानी नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। इसके बाद है समता। इसका अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। आखिर में है बंधुता, यानी हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दो शब्दों समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है। यह संशोधन 1976 में हुआ था। अब आइए एक नजर डालते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना पर। संयुक्त राज्य के हम सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। बच्चों, आपने 3 देशों के संविधानों की प्रस्तावना देखी। अब आपको इन तीनों प्रस्तावनाओं की तुलना करनी है और इनमें जो भी विचार साझा हैं, उनकी सूची बनानी है। इन सभी में कम से कम एक बड़ा अंतर बताना है और यह भी बताना है कि कौन सी प्रस्तावना अतीत यानी पुराने समय की ओर संकेत करती है। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन की बात ही नहीं करता, यह संस्थाओं का स्वरूप भी तय करता है। यह एक बहुत ही लंबा
और विस्तार में लिखा गया दस्तावेज है और इसलिए समय समय पर इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती रहती है। संविधान के निर्माताओं ने बड़ी सूझबूझ से इसमें बदलावों को शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान में देश की संस्थागत व्यवस्था को कानूनी भाषा में दर्ज किया गया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो हो सकता है कि आपको कुछ समझ ना आए, पर आपको देश की विभिन्न संस्थाओं का बुनियादी स्वरूप समझ में जरूर आ जाएगा। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बनाता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें साफ लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। बच्चों, इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखूंगी और आपको उनके उत्तर देने हैं। सबसे पहले यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये सही हैं या गलत। पहला वाक्य है 1928 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान लिखा। तो बच्चों, ये वाक्य सही है या गलत? ये वाक्य गलत है, क्योंकि 1928 में सिर्फ मोतीलाल नेहरू ने ही संविधान नहीं लिखा था, उनके साथ 8 अन्य नेता भी थे। अगला वाक्य है भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। तो बच्चों, यह वाक्य सही है या गलत? यह वाक्य सही है। आइए देखें अगला वाक्य। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। यह वाक्य भी सही है। अगला वाक्य है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो बच्चों, यह वाक्य गलत है, क्योंकि वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति नहीं बल्कि कानून मंत्री थे। वे संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष भी थे। अब आगे चलते हैं और कुछ अन्य प्रश्न देखते हैं। इनके साथ कुछ विकल्प दिए गए हैं और आपको सही विकल्प चुनना है। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? और आपके विकल्प हैं 299, 666, 500 या 222। और इसका उत्तर है 299। अगला सवाल है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? और आपके विकल्प हैं संविधान लागू, आजादी, संविधान सभा का गठन या इनमें से कुछ नहीं। और इसका उत्तर है संविधान लागू। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? और आपके विकल्प हैं दिसंबर 1947, दिसंबर 1945, दिसंबर 1946 या दिसंबर 1948। इसका उत्तर है बच्चों दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है भारत के संविधान निर्माण में किस नेता ने मुख्य भूमिका निभाई? और आपके पास विकल्प हैं गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर या इनमें से कोई नहीं। और इसका उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर। और अब आखिरी सवाल, भारत के संविधान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, यह एक लंबा दस्तावेज है, यह संस्थाओं का स्वरूप तय करता है, यह कुछ मौलिक विचारों पर आधारित है या इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, इसका उत्तर है इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि
हमारे संविधान में समय समय पर कई बदलाव किए गए हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ और प्रश्न जिनका उत्तर आपको 1 या 2 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न है, संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना से करते हैं। प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ बताओ। और इसका उत्तर है उद्देशिका। दूसरा प्रश्न है, हमारे देश का संविधान किसने बनाया? और इसका उत्तर है संविधान सभा ने। आओ अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? और इसका उत्तर है 2 साल 11 महीने 17 दिन। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? इसका उत्तर है बच्चों 26 नवंबर 1949। और अब आखिरी सवाल, संविधान सभा में हुई हर बात को किस नाम से प्रकाशित किया गया है? और इसका उत्तर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। तो बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? मुझे विश्वास है इसे देखकर आप भारत के संविधान के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में हम संविधान के कुछ प्रमुख प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि संविधान द्वारा स्थापित संस्थाएं और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक राजनीति में किस प्रकार काम करती हैं। अब वक्त है अलविदा कहने का। आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।